रहता है जो लेबर के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम एडवाइजरी या गाइडलाइन इशू करता रहता है। लेबर कमीशन का रोल एक लेबर के वेलफेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम लेबर कमीशन में रिवाइज करती रहती है ताकि वो लेबर वेलफेयर के लिए काम करते रहें। यहाँ पे हम समझेंगे कि लेबर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे आप देखें, एस्टैब्लिश हैविंग ए मैन पावर ओवर ए स्पेसिफाइड लिमिट मस्ट प्रोवाइडेड फॉर ए कैंटीन, कि फैसिलिटी ऑफ कैंटीन होनी चाहिए। अदर रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन जेंडर इज प्रोवाइडेड। जैसे हम देखें तो मेल फीमेल जो हैं उनके लिए सेपरेट वॉशरूम या अदर जो फैसिलिटी हैं वो होनी चाहिए। टू रोप अप इन ए लोकल बॉडीज एनजीओ इन क्रिएशन ऑफ एम्यूनिटीज, कुछ एम्यूनिटीज जैसे कॉमन मार्केट वगैरह भी एस्टेब्लिश करने चाहिए लोकल बॉडीज की हेल्प से। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वुमन वर्कर ए क्रेज शुड बी प्रोवाइडेड, कि यदि वुमन वर्कर काम करने आ रही है और उसका छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्रेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है डिलीटेशन ऑफ एम्प्लॉयर लायबिलिटी एक्ट। रिकमेंड जो किया था कि जो आपका डिलीटेशन ऑफ एम्प्लॉय लायबिलिटी है उसको रिमूव करना चाहिए, ये भी आपका लेबर वेलफेयर या लेबर कमीशन ने ही किया था। कमीशन ने सजेस्ट द रिकमेंडेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी वेज की सीलिंग, एम्प्लॉयमेंट, वेज को बढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया था, रिकमेंड किया था सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो भी लेबर कमीशन ने ही किया था। द टर्म वर्कमैन मे बी रिप्लेस बाय द टर्म एम्प्लॉई। लेबर कमीशन से पहले हम वर्कर जो यूज करते थे वो रिप्लेस हुआ एम्प्लॉई के नेम से। और जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको अब हमने एम्प्लॉय कंपनसेशन बोला है। फिर है डिफाइन टू मीट एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड ये बताता है कि कोई प्रोग्रेसिव या रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है कि एम्प्लॉयमेंट किसी का होना है तो उस पर्सन का एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। फिर वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट था, जैसे कि आपको पता ही है, वो एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया था और कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे सोशल इंश्योरेंस स्कीम भी इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर मैनेजमेंट ऑफ ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम भी मैनेज वर्कर वेलफेयर के सजेशन पर ही हुई थी। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो क्लासेस हैं, उन सबका टाइम टू टाइम एग्जाम्पशन लिमिट, उन सब चीज़ों को वेलफेयर कमीशन के सजेशन पे ही काम किया गया था। फिर इंडिपेंडेंसी एजेंसी रिव्यू द एंटायर स्कीम ऑफ ग्रांटिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट्स के रिगार्डिंग कोई एजेंसी है, कोई एंटायर स्कीम है, उसमें कोई एग्जाम्पशन चाहिए तो कोई ग्रांट चाहिए तो उसका प्रोविजन भी लेबर वेलफेयर के सजेशन पे हुआ था। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट भी इंटीग्रेटेड विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। जो इन दोनों एक्ट का इंटीग्रेशन हुआ था वो भी लेबर वेलफेयर के कारण ही हुआ था। एन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम कुड बी प्ले सब्सटेंशियल रोल। नेशनल रिन्यूएबल फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन फरवरी 1992 टू प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ वेज गारंटी। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अंदर वेजेस गारंटी के लिए स्कीम लाई गई थी, वो भी सजेशन लेबर कमीशन का ही था। पेमेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस टू ऑल एम्प्लॉइज, कि जो एम्प्लॉय हैं उनके एजुकेशंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, रिस्क के रिगार्डिंग जो फेस करते हैं वो वर्क प्लेस पे, उसके लिए उन्हें अलाउंस भी मिलने चाहिए। नेशनल स्कीम फॉर पेंशन फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड, कि वो एम्प्लॉय जो फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए क्या आपकी पेंशन स्कीम भी होनी चाहिए। परमानेंट कमीशन फॉर डिस्चार्ज मैनेजमेंट भी इन्होंने सजेस्ट किया था। दे रिकमेंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी भी रिकमेंड किया था। सोशल सिक्योरिटी में तो आपको पता ही है कि लेबर वेलफेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे आप देखिए 3 काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी यहाँ बताई गई है। सोशल इंश्योरेंस टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्सिडी इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस। ये जो असिस्टेंस है ये पार्टली सोशली और पार्टली
वॉलेंटरी ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी। कुछ अदर रिकमेंडेशन भी दी गई थी, वो क्या थी? वुमन और चाइल्ड लेबर पर रिकमेंडेशन, ऑन स्किल डेवलपमेंट पर, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन पर, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर, एम्प्लॉय सैलरी इन करंट रिव्यू ऑफ वेजेस एंड वेज पॉलिसी हमने पढ़ाई था। लेबर स्टैटिक्स एंड रिसर्च पे भी सजेशन किया था कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रेड यूनियन जो थी उनके कुछ सजेशंस जो थे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर 10% सपोर्ट ऑफ द वर्क फोर्स है with the method of identification of parties consequences, और 66% रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है। इनके सजेशन ये हैं: ट्रेड डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनका सेटलमेंट करना, उनका ग्रेवियंस करना, मशीनरी को सेटअप करना, डिस्प्यूट को विद इन 3 ईयर हायरिंग क्या करना, डिसोल्व करना, गवर्नमेंट का इंटरफेस जो है उसको कम करके इंडिपेंडेंट बनना, सेल्फ कंटेन कोड प्रोसीजर यूज में लेना, स्ट्राइक और लॉकआउट पर रिव्यू करना, सर्विस मेंटेनेंस एक्ट में संशोधन करना, हायर और फायर पॉलिसी क्या रहेगी उसके बारे में सजेशन देना, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी किसके लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग, और मैनेजिंग टू डिसाइड द वर्किंग फोर्सेस सेक्शन 9 के अंदर बताया था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो था, रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट जो था 1970 उसका भी सजेशन था, और नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी डिप्लॉयड कोर फंक्शन एरिया, ये भी इनका ही सजेशन था। लास्ट सजेशन क्या था? रिकमेंडेशन अलोंग विद 7 ड्राफ्ट बिल सो दैट द कंसर्न मिनिस्ट्री शुड नॉट सिट ओवर द ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं कि ये जो सभी सजेशंस थे ये लेबर के जो डिफरेंट प्रोविजंस और रेगुलेशंस हैं उनके अंदर इन्हें पूरा किया गया या फिर नहीं किया गया। तो आगे जब आप अलग अलग यूनिट के अंदर अलग अलग एक्ट देखेंगे तो यही जो सजेशंस थे इनका आप देखेंगे कि इनको फॉलो किया गया था जो लेबर कमीशन ने दिया था। जैसे कि हमने शुरुआत की थी सबसे पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट कि जो एम्प्लॉई के डे टू डे जो डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हम स्पेशली एक्ट के अंदर देखेंगे कि क्या प्रोविजंस थे। कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे हैंडल करती है ट्रेड यूनियन, उसके लिए कमेटी भी एस्टेब्लिश की जाती है। वो कमेटी उस ग्रीवियंस को हैंडलिंग करती है, सेटलमेंट करती है, और जो कमेटी है उसको पावर दी जाती है लेबर मशीनरी को एनफोर्स करने के लिए। और जहाँ लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 3 हायरिंग विद इन 3 हायरिंग हमें क्या कर देना है, उसको डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट का मतलब ये हुआ कि हमें उसका निपटारा कर देना है। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रखना है हमें। जो भी कमेटी है वो सेटलमेंट कमेटी है वो ग्रीवियंस को हैंडल करेगी। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो पहले से ही डिफ़ाइन है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एम्प्लॉई स्ट्राइक या लॉकआउट करते हैं तो जो भी रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट के अंदर कि स्ट्राइक या लॉकआउट के केस में हम कैसे हैंडल करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एसेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू से भी हम एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, इन ग्रीवियंस को हैंडल कर सकते हैं। हायर एंड फायर पॉलिसीज़, यदि हमें लगता है कि हमें एम्प्लॉय को रखना है तो हम हायर पॉलिसी यूज़ में लेंगे, और लगता है कि एम्प्लॉय को नहीं रखना है तो हम वहाँ फायर पॉलिसी यूज़ में लेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यूज़ करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको भी आपको फॉलो करना होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी सेक्शन 9A है उसके अंदर जो भी प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के, उसको हमें पूरा करना होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी डिप्लॉयड कोर फंक्शनल, कि कुछ इस तरीके के फंक्शन होंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वो भी पहले क्या है, प्री डिफाइन है। अब ये जो लेबर कमीशन ने ये जो सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे, ये सभी प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या की जाती हैं, ये बातें क्या की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो आप देखिए, कमीशन हैज सजेस्टेड एंड अबव रिकमेंडेशन along with 7 draft bill so that the concerned ministry should not sit over the drafting exercise, कि हमें जल्द से जल्द क्या करना है, उस डिस्प्यूट को क्या करना है, रिजोल्व करना है।
उसमें टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना है। तो ये जो कमीशन की रिकमेंडेशंस पड़ी, ये हमें हेल्प करेंगी डिफरेंट एक्ट के अंदर इनके प्रोविजंस को समझने में। आगे जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर किसी एक्ट के हेल्प से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।